होपफुली आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। कल हमने सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क का डिफरेंस समझ लिया था। इन्वेस्टर्स एंड सिस्टमैटिक रिस्क। जो रैशनल इन्वेस्टर, रैशनल समझ गए? आप में से कोई बता सकता है रैशनल का मतलब क्या होता है? देखो, एक तो होता है बाइस्ड। बाइस्ड मतलब जो किसी चीज से प्रभावित हो जाता है, इफेक्टेड हो जाता है। रैशनल जो सोच समझ के, बिना किसी प्रेशर के ले काम करता है। सो रैशनल रिस्क एवर्स इन्वेस्टर वुड विश टू रिड्यूस द रिस्क। बिल्कुल। रिस्क एवर्स यानी जो रिस्क कम करना चाहता है, वो यही चाहेगा ना कि उसकी रिस्क रिड्यूस हो जाए और कम से कम हो जाए। वो क्या करेगा? अरेंज करेगा अपने पोर्टफोलियो को टू मैक्सिमाइज बाय होल्डिंग एटलीस्ट 15-20 डिफरेंट इन्वेस्टमेंट। इफेक्टिवली कोई भी अनसिस्टमेटिक रिस्क है उसको एलिमिनेट करेगा, क्योंकि सिस्टमेटिक रिस्क तो एलिमिनेट कर नहीं सकते, वो मार्केट की रिस्क है। तो अब उसे जो रिवॉर्ड चाहिए होगा, उसको जो कंपनसेशन चाहिए होगा, हम ये मान के चलते हैं उसको सिर्फ सिस्टमेटिक रिस्क जो वो फेस कर रहा है, मार्केट की रिस्क, उसी का रिवॉर्ड वो चाहेगा। यानी ये मान के चलिए कि अनसिस्टमेटिक रिस्क को कम करना इन्वेस्टर का खुद का रोल है। वो अनसिस्टमेटिक रिस्क के लिए रिवॉर्ड नहीं चाह सकता। Unsystematic risk factor don't affect everyone. Indeed, their impact may be unique to an individual company or restricted to a small number of company, with some being winners, some being loser। कल पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है ना? वो एग्जाम्पल भी लिया था वेट समर में। रेनकोट मैन्युफैक्चरर को बेनिफिट मिलेगा, लेकिन सनग्लासेस मैन्युफैक्चरर सफर कर जाएगा। लेकिन ज्यादातर बिजनेस में इसका कोई इम्पैक्ट आता नहीं है। ओवरऑल द स्टॉक मार्केट इज अनलाइकली टू बी इफेक्टेड मच बाय द वेदर। अब हम कैपेम की बात कर रहे हैं। कैपेम shows how the minimum required return on a quoted security depend on its risk। यानी जो इक्विटी है, इक्विटी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इक्विटी वो मिनिमम से मिनिमम कितना रिटर्न चाहेगी अपने रिस्क के ऊपर। सो द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ अ रैशनल रिस्क एवर्स वेल डाइवर्सिफाइड, वर्ड देखा आपने, रैशनल भी है, रिस्क एवर्स भी है, और वेल डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टर भी है, उसके लिए ये है रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम। फिर रिपीट कर रहे हैं, वो वेल डाइवर्सिफाइड है, यानी हम मान के चल रहे हैं कि उसने अपनी अनसिस्टमेटिक रिस्क खत्म कर दी है। रिस्क एवर्ट से रिस्क कम करना चाहता है, चाहने वाला, और रैशनल है यानी बाइस्ड नहीं है। सो रिस्क रिटर्न प्लस रिलेटिव लेवल ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क इनटू मार्केट रिस्क प्रीमियम फॉर अ स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट। अब इस वर्ड को अपन ने समझने की कोशिश करी। रिलेटिव लेवल ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क, इसको अपन बीटा से डिनोट करेंगे। मार्केट रिस्क प्रीमियम फॉर अ स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है? ओवरऑल एवरेज रिटर्न ऑन द मार्केट paid by the stock market in excess of risk-free rate must represent a fair risk premium for systematic risk, यानी RM minus RF। And the share of the premium an investor required depend on how the risk of the investor compared to the average। कल समझा ही था मैंने बीटा।
ये रहा। अब इसको इसने इस तरह समझाया। ई, घबराइए मत। ई को बोला एक्सपेक्टेड, आर को बोला रिटर्न, ठीक है ना, ऑन इन्वेस्टमेंट। मैंने इसको शॉर्ट में के ई बोला था। आप आरपी भी बोल सकते हो, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। प्रणव, ई आर आई, इसको आप आरपी या के ई भी बोल सकते हो। बोलो क्या बोल सकते हो। प्रणव, सर, ई आर आई को और क्या बोल सकते हो आप। कॉस्ट ऑफ इक्विटी सर, आर ई। आर ई बोल सकते हैं, के ई बोल सकते हैं, हाँ, के ई आर ई। आरपी भी बोल सकते हैं, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। आर एफ क्या चीज है। रिस्क फ्री रिटर्न। बीटा क्या है। बी। आई का मतलब इन्वेस्टमेंट। हाँ। तो बीटा क्या है, सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट आई, यानी आपने जहां पे इन्वेस्टमेंट किया कंपेयर टू द मार्केट एंड देयरफॉर अमाउंट ऑफ द प्रीमियम नीडेड। ईआरएम क्या चीज है, रिटर्न ऑफ मार्केट। आर एम। आरएम, ठीक। सो यस सर। जरा ये वाई एक्सिस पे देखिए आप, आर एफ ये रहा, आर एम ये रहा, ये बीटा है। यहां देखो बीटा, ये जीरो बीटा, मेरा एरो देखो यहां जीरो बीटा। जीरो बीटा पे आपको आर एफ मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे बीटा बढ़ता जा रहा है, और देखो जैसे ही बीटा वन हुआ, आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो आरएम के बराबर हो गया। बताया था ना मैंने कल आपको। लेकिन बीटा अगर वन से भी ऊपर जाएगा तो ये आपका और बढ़ेगा। ये जो है आपका सिस्टमेटिक जो मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट लाइन है, ये आपकी क्या है, सिक्योरिटी मार्केट लाइन। यानी इन्वेस्टमेंट आने के कारण ये रिस्क आई जिसका ये प्रीमियम चाहिए, तो ये बढ़ता जाएगा जैसे जैसे बीटा बढ़ेगा। बीटा को मैंने समझा दिया था आप लोगों को कल। इफ एन इन्वेस्टमेंट इज रिस्कियर देन एवरेज, मतलब मार्केट से ज्यादा रिस्कियर है, तो रिटर्न्स आर मोर वॉलेटाइल देन द एवरेज मार्केट रिटर्न, देन द बीटा इज ग्रेटर देन वन। बीटा ग्रेटर देन वन। इफ एन इन्वेस्टमेंट इज लेस रिस्की देन एवरेज, तो बीटा लेस देन वन। इफ एन इन्वेस्टमेंट इज रिस्क फ्री, तो बीटा जीरो हो जाएगा। कल ऐसे मैंने चैप्टर खत्म कर दिया था, आज बस बचा कुछ है आपको। आज लेक्चर लंबा भी नहीं है, ये भी ठीक है। आज मेरा थोड़ा सा तबीयत नरम है। द कैपम इज बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ अजम्पशन। पहला पढ़ लिया था अपन ने, इन्वेस्टर वेल डाइवर्सिफाइड होगा, यानी वो अपनी अनसिस्टमेटिक रिस्क को कम कर दे, खत्म करके आएगा। परफेक्ट कैपिटल मार्केट, सबको सब नॉलेज है बट ऐसा होता नहीं है, बट मान के चलते हैं। ये तीसरा वाला तो बड़ा ही जोरदार है, अनरेस्ट्रिक्टेड बोरिंग और लैंडिंग एट द रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब आप जितना चाहो उतनी बोरिंग कर सकते हो, जितना चाहो उतना उधार दे सकते हो रिस्क फ्री रेट पर। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है,
आप बैंक के पास गए, बोले मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए, बैंक दे देगा क्या आपको? हाँ या ना? नो सर। बट ये अजम्पशन मान रहे हैं हम का मतलब यहाँ पर कंपनी है। और चौथा और आखिरी, जितने भी फोरकास्ट हम कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड निकाल रहे हैं, वो एक सिंगल पीरियड ट्रांजैक्शन होराइजन के रेस्पेक्ट से निकाल रहे हैं, एक पर्टिकुलर पीरियड की बात कर रहे हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू अवेयर ऑफ दिस assumption एंड द रीजन व्हाई दे कैन बी क्रिटिसाइज। इसलिए कैपेम की एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमें समझनी होगी। काम तो यही आता है, वर्क वेल इन प्रैक्टिस, सिस्टमेटिक इस पे फोकस करता है, और स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के अप्रेजल में यूजफुल होता है। यानी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात करेंगे तभी बात काम बनेगी। कैपेम एक अकेले प्रोजेक्ट के लिए ही निकलता है। अपन आरपी जो बोल रहे थे ना, ERI, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो पर्टिकुलरली एक प्रोजेक्ट की बात कर रहा है। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर डाइवर्सिफाइड नहीं है तो उसके लिए यूजफुल नहीं होगा। हर इन्वेस्टर की टैक्स सिचुएशन अलग हो सकती है, इसको इग्नोर कर रहा है। जो एक्चुअल डेटा इनपुट है वो सारे एस्टिमेट्स होते हैं, और उन्हें लाना बड़ा हार्ड होता है। बस ये कहानी है हमारी आज की। अब दोस्तों, जरा यहां पर आ जाते हैं अपन, और थोड़ा डिटेल ले लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो लिया था वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों, क्या अपन ने 17 इलिस्ट्रेशन कर लिया था क्या, TYU? 17 और 18, हाँ 17 तो मैंने कर लिया था शायद। 18 बाकी है ना? यस सर। 18 क्वेश्चन देखो आप। बी कंपनी के 10,025,000 वाले ऑर्डिनरी शेयर हैं जिनका करंट प्राइस 155 कम डिविडेंड है। An annual dividend of 9 cent has just been proposed. 155 में से 9 हटा देना, और ये 9 सेंट आपका D0 है। कंपनी अर्न एन अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न 10% एंड पेज आउट 40% ऑफ द रिटर्न एज डिविडेंड। और इस क्वेश्चन में ग्रोथ भी निकालनी है अपने को। Company also has 13% redeemable loan note with a nominal value of $7 million, जो 105 पर ट्रेड कर रहा है। They are due to be redeemed at nominal value in 5 year time. कॉर्पोरेशन टैक्स रेट 33% है। व्हाट इज द कंपनीज वैट? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक एक करके लिखते जाओ। P0,
हाँ बच्चों, ये मैंने TYU 18 की इंफॉर्मेशन अपन यहाँ लिख लेते हैं। सामने के सामने ही रख लेते ना, ठीक रहेगी। हाँ जी। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 10 million। नॉमिनल वैल्यू पर शेयर 25 cents। एनुअल डिविडेंड ऑफ, सॉरी, P0 कम डिविडेंड 155 cents। डिविडेंड 9 cents। डिविडेंड जस्ट प्रपोज्ड, यानी अभी दिया नहीं है, दे रहे हैं बस। R रेट ऑफ रिटर्न 10%। पे आउट, पे आउट मतलब डिविडेंड कितना देते हैं, 40%। जो कमाते हैं उसका 40% दे देते हैं। ना, ये तो इक्विटी के बारे में कहानी हो गई। ये इंफॉर्मेशन तो इक्विटी के बारे में हो गई। अब डेब्ट के अंदर इसमें क्या है, 13% रिडीमेबल लोन नोट्स, $7 million। नॉमिनल वैल्यू बोली नहीं है, बट हमको पता है कितनी, $100। मार्केट वैल्यू $105। रिडीमेबल इन 5 years टाइम एट नॉमिनल वैल्यू। टैक्स रेट 33%। चलिए जी, अब समझिए आप सब लोग, ये मैंने क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन उतार ली। सबसे पहले मैं KE निकालूंगा।
के ई जो यहां निकलेगा वो निकलेगा D1 अपॉन अपॉन P0 D1 अपॉन P0। बच्चों यहां पर P0 भी आपका समझाने के लिए एक्स डिविडेंड, P0 एक्स डिविडेंड प्लस ग्रोथ। हाँ या ना? अब सबसे पहले तो ग्रोथ चाहिए। ग्रोथ इज इक्वल टू BR। मैं आपको रिकॉल कराता हूं, ग्रोथ निकालने का, जब अपन ने कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल पढ़ा था। ये देखिए, ये मैंने ग्रोथ निकाली BR। बी मतलब रिटेंशन रेशियो, आर मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी। आर ई बोल दो या आर बोल दो, एक ही बात है। सो बी इज 0.6। कैसे लाए? 1 माइनस 0.4, ये तो बी हो गया, इंटू आर इज पॉइंट, आर इज इक्वल टू 10%। तो 0.6 इंटू 0.1 इंटू 100 कर दोगे, परसेंटेज में आ जाएगा, दैट इज 6%। ये तो मेरी ग्रोथ आ गई। D1 is equal to D0 into 1 plus G। अब बच्चों D1 भी निकाल लेते हैं। D0 जो था वो था 9 सेंट। 1 प्लस 0.06, यानी 9 इंटू 1.06। 9.54, ये आपका D1 आ गया। अब आपको चाहिए P0 एक्स डिविडेंड। P0 एक्स
T0X dividend. T0X जो आपका निकलेगा 155 माइनस 9, यानी 155 माइनस 9, 146 सेंट। तो के तो आपका निकल गया बच्चों। के इज इक्वल टू D1 is 9.54 divided by 146 into, ठीक है, प्लस 6%, तो 9.54 divided by 146 plus 0.06. So that comes to this into 100, 12.53% के आ गया। अब के आपने निकाल लिया, अब आप निकाल लो के डी, और आपको के डी निकालना है, के डी इंटू 1 माइनस टी करना है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। के डी 1 माइनस टी के लिए आप निकालोगे इंटरेस्ट। अच्छा, 5 साल बाद वो रिडीमेबल है, ये और बता दिया आपको उसने। तो इतनी आसानी से आपका के डी निकलेगा नहीं। तो के डी 1 माइनस टी के लिए अब आप कुछ ऐसे समझो, 1 2 3 4 5, यहां आप इंटरेस्ट जो देंगे 13% 100 का, समझाने के लिए 13 13 13 13 13 13 और 5वें साल वापस 100, नॉमिनल वैल्यू पे रिडीम कर रहे हैं। अब इसमें तो लग जाएगा 13 इंटू 1 माइनस 0.33, लेकिन इसमें नहीं लगेगा। तो यहां जो आ जाएगा वो 13 इंटू 0.666666, और यहां ये हो जाएगा 100। आई होप इट इज ओके। क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि हम अपने इनको इतना इंटरेस्ट देंगे 5 साल तक, और 5 साल बाद ही देंगे। अब इनकी जो मार्केट वैल्यू दे रखी है आपको, एमवी, वो दे रखी है 105। तो आप समझ गए, आपको एक ऐसी रेट से इनको डिस्काउंट करना है कि उसका सम 0 ईयर में ये मेरा 0 ईयर में 105 हो जाए।
तो इसके लिए आपको स्प्रेडशीट का फॉर्मूला दिया गया था कि आप यहां पर इजिकल टू दबाएं, फॉर्मूला लीजिए, फिनेंशियल्स में जाइए, आईआरआर को क्लिक करिए और यहां से लेकर यहां तक को ड्रैग करके रेट मार दीजिए। ये आपकी 6% आ गई। ये आपका केडी आ गया और ये आफ्टर टैक्स ही आया आपका 6%। चलिए मैं आपको चेक करा दूं कि एक है 12.53 और एक है 6%। ये सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। 718 करना था आपने। ये देखो, ये 12.53 आया था आपका, बिल्कुल आया था। और ये देखो, अरे ये गड़बड़ आ गया लगता है। नहीं, एक मिनट, कुछ गड़बड़ है। हाँ, इसने अब पूरा फॉर्मूले से निकाला तो भी गड़बड़ क्यों आई? 105 ही तो चाहिए था अपने को। सर, हाँ जी। ये एक्सेल में गड़बड़ इसलिए आई क्योंकि अपन ने जो फिफ्थ का जो कॉलम बनाया ना, फिफ्थ ईयर का, उसके दो कॉलम बनाए हैं। आप उसको एक ही कॉलम में लिख दो तो सही आ जाएगा आईआरआर। एक क्योंकि मिनट, लेट एक्सेल मी। उसको सिक्स ईयर में ले लेता है। क्या बेटा, क्या बोल रहा है? जैसे ये फिफ्थ का जो अपन ने एक और कॉलम बनाया ना, 100 का। ये वाला हाँ, इसको आप वो ऊपर वाले ही कॉलम में मर्ज कर दीजिए। क्यों ले लूं? क्यों ले लूं? इस पे टैक्स तो ना लगेगा 100 के ऊपर? अरे वो टेक्स्ट तो नहीं लगेगा, लेकिन वो एक्सेल के फंक्शन में आईआरआर उसने 6 साल का मान लिया, पर उसने ईयर ओके, 6 साल के। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। बहुत बढ़िया चीज पकड़ी तुमने। तो एक काम करते हैं, इसको अपन लास्ट वाले में यहां +100 कर देते हैं और ये हटा देते हैं। समझ गए? अब एग्जैक्ट आ गया। फॉर्मूला अच्छा समझे मैंने 100 क्यों करा? ये इंटरेस्ट ले लिए 5 साल के, 8.66, 8.66, 8.66, 8.66, और लास्ट ईयर 8.66 का इंटरेस्ट और 100 की नॉमिनल वैल्यू इसके साथ शामिल कर ली। हाँ, ये मेरे से गड़बड़ हुई यार, मेरे को ध्यान थी, मैं भूल गया ये। बिल्कुल बेटा। ये हमारा एग्जैक्ट आया 7%। अब बुक का जो है वो अप्रोक्स है। हाँ, बुक का जो है 7.65 वो अप्रोक्स है, हमारा एग्जैक्ट है। क्या बोलते हो? करके देख लेना। उसने क्या 10 और 5 को बीच में अप्रोक्स किया, इतना डिफरेंस आ गया उसका, और ऊट पटांग ही लिखे जा रहा है यार। 7.65 ले आया है तो इतना अप्रोक्सीमेशन क्या। चलो अब आप कहो तो मैं आपको इसको किताब के हिसाब से भी करके दिखाऊं, लेकिन बट ये 10 और 5 नहीं, मैं बिल्कुल दो नियरेस्ट रेट लेके दिखाऊंगा आपको। करके दिखाऊं? लाओ भाई, आपको विश्वास कैसे होगा कि 7.65 और 7 में कोई फर्क नहीं है? एक काम करते हैं, OR और 0 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 5 ईयर।
0 ईयर में 105, और तो और इसने अप्रॉक्स कर लिया होगा इस 8.6666 को, और 5वें साल में 100। हाँ, ये बता दूं, ये आफ्टर टैक्स होने चाहिए इंटरेस्ट। अब मैं एक काम करता हूं ना, मैं इसको लेता ही किससे हूं, पहली रेट अजम्पशन ले रहा हूं 7%। कोई दिक्कत है क्या? दिस 1/1.07 पावर दिस। कोई टेंशन क्या आपको? क्यों भाई प्रणव, बात समझ में आई? प्रणव, यस सर, यस सर। मैं 5-7% पहली रेट, जरूरी कि 5 लूं, पहली 7 ही ले ली मैंने। हाँ, दिस इंटू दिस, अगर मेरा एनपीवी 0 आ गया, इन सब का सम। क्यों भाई 0 क्यों नहीं आया? ओ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। यहां गड़बड़ करी अपन ने, गड़बड़ नहीं करी, तुम भी समझ जाओ क्या चीज है। होम पे जाओ, एग्जैक्ट 7.43 है। समझ गए? 7 नहीं, वो गलती से 7.43 एग्जैक्ट है। आई होप इट इज ओके नाउ। यस अब सर। उस, अच्छा मैंने क्यों करके देखा है बताऊं, 7 और 7.65 में बहुत ज्यादा अंतर आ रहा था यार, तो मैं टेंशन में आ गया। मैंने कहा हाँ, इतना जितना अप्रोक्स हो गया यार, 7.43 और 7.65 चलेगा। अब ये 7%, अच्छा मैंने आपको तरीका सिखा ही रखा है। एग्जैक्ट रेट अगर निकालनी है तो दो नियरेस्ट रेट, अच्छा इसका जो है ये पॉजिटिव आएगा 7% पर। ये बुक के फॉर्मूले से बता रहा हूं, लेकिन एग्जैक्ट 7.43 निकाल के दिखाऊंगा। ये 1.83 आ रहा है, फिर मैंने यहां पर 8% लिया। 1/1.08। पावर, अब ठीक है। अब इसका डीसीएफ निकाल लिया। दिस इंटू दिस, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ये नेगेटिव आ गया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब ये तो है एनएल, ये है एनएच। आई आर आर इज इक्वल टू एल प्लस एनएल डिवाइडेड बाय एनएल माइनस एनएच इंटू एच माइनस एल। लोअर रिटर्न 7% प्लस करके देख लेना, एनएल 1.83 ले लेते हैं,
डिवाइडेड बाय 1.83 माइनस 2.34, तो ये प्लस हो जाएगा, फिर इनटू लास्ट में 8 माइनस 7 करके देख लो, एग्जैक्ट आपका 7.43 आएगा। घबराने की जरूरत नहीं है। अब काम वेटेड कॉस्ट का है। इक्विटी, डेब्ट, ठीक है, और जहां तक हो आपको मार्केट वैल्यू वेट लेने चाहिए, हमने कहा था। इक्विटी, डेब्ट, इक्विटी 10 मिलियन थी, तो 10 मिलियन को 10 लिख देते हैं, इनटू मार्केट प्राइस आपका था 146 सेंट, तो 1.46, 146 सेंट मतलब 1.46 डॉलर में ले रहे हैं अपन। ये मेरी इक्विटी हो गई 14.6 मिलियन डॉलर। डेब्ट 7 मिलियन डिवाइडेड बाय 100 इंटू 105, मार्केट प्राइस 105, ये हो गया। अब कॉस्ट, इक्विटी की कॉस्ट है 12.53, 12.53, और डेब्ट की कॉस्ट है 7.43। किताब में 65 ली है, मैंने डायरेक्ट तरीका सिखाया था। दिस इंटू 12.53 परसेंटेज, दिस इंटू 7.43 परसेंटेज, इन दोनों को सम कर दो, वेट निकालने की जरूरत ही नहीं है, और इधर इन दोनों को सम कर दो। ये तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। अब क्या कर दो, 2.38 कर देता हूं डिवाइडेड बाय 21.95 इंटू 100, बट इधर ऐसे लिखता हूं, दिस डिवाइडेड बाय दिस इंटू 100, 10.82, लगभग लगभग वही 10.9 कर रहा है। खत्म बात, समझ में आ गई बात। चलिए, तो बच्चों 18 क्वेश्चन भी हो गया। नाइनटीन्थ, following factors have impacted the volatility of the earning of Chocolate Company, a manufacturers of chocolate biscuits and cereals. पूछ रहा है, आर दे सोर्स ऑफ सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क। इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज, बोलते जाओ। ब्याज की दरें बढ़ जाएंगी, मतलब हम चॉकलेट बिस्किट्स और सीरियल्स बनाने वाले मैन्युफैक्चरर हैं, मार्केट रेट
इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गई, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, क्या है ये सिस्टमेटिक। आपकी, वेरी गुड, सिस्टमैटिक। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कोकोआ बीन्स, जो बीन्स आप खरीद के ला रहे हो बाजार से, उसकी प्राइस बढ़ गई, अनसिस्टमेटिक। सिस्टमैटिक, वेरी गुड। लेजिस्लेशन चेंजिंग द रूल ऑन टैक्स रिलीफ फॉर इन्वेस्टमेंट इन नॉन करंट एसेट्स, बताऊंगा, वेरी गुड बोलते हुए बताऊंगा। एक बात बताओ, सिस्टमेटिक। मैं आपसे पूछता हूं, अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होती है? जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक होती है, बोला था ना मैंने आपको। हाँ या ना? यस सर। तो कोकोआ बीन्स की इंक्रीज या डिक्रीज प्राइस में होगी, तो वो सिस्टमेटिक है या अनसिस्टमेटिक है? अनसिस्टमेटिक। बस, अभी समझ आई बात? यस सर। लेजिस्लेशन चेंजिंग द रूल ऑन टैक्स रिलीफ फॉर इन्वेस्टमेंट इन नॉन करंट एसेट्स, सिस्टमेटिक रिस्क। ग्रोथ इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री वेयर कोकोआ कंपनी इज बेस्ड, सिस्टमेटिक। एक जवाब पीछे से अनसिस्टमेटिक का आ रहा था। सर उस कंट्री में कम होगा ना ग्रोथ रेट, मतलब ग्रोथ फर्क पड़ रही है पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, अनसिस्टमेटिक होगा ना। इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा है वो। अनसिस्टमेटिक। गवर्नमेंट एडवाइज ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ ईटिंग ब्रेकफास्ट, अनसिस्टमेटिक। यार ये तो रिस्क नहीं लग रही मेरे को। गवर्नमेंट ने एडवाइस करी है कि भाई ब्रेकफास्ट करना कितना इंपॉर्टेंस है, तो उससे क्या लोग ब्रेकफास्ट करना चालू कर देंगे क्या? पता नहीं यार, ये तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन पूछा, मेरे को भी समझ में नहीं आई बात। अभी चेक करते हैं। इंडस्ट्रियल अनरेस्ट इन कोकोआ कंपनीज मेन फैक्ट्री, सिस्टमेटिक है। अरे चेक करना जरूरी है यार, तो मेरे को भी थोड़ा सा डाउट हो गया इसके ऊपर। 484, अनसिस्टमेटिक ही बोल रहा है वो, बिल्कुल सही। गवर्नमेंट ने एडवाइस करी तो लोग खाना चालू कर देंगे। मोदी जी जाके बोलेंगे नाश्ता करो, तो नाश्ता करना है आपको, ऐसा कैसा क्वेश्चन? ठीक है चलो। बस, कोकोआ बीन की प्राइस अनसिस्टमेटिक थी और मेन फैक्ट्री की अनसिस्टमेटिक थी, और गवर्नमेंट वाली अनसिस्टमेटिक। हाँ यार, ये मेरे को लग रहा था, मेरे अनसिस्टमेटिक। इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज, ये सिस्टमेटिक है। लेजिस्लेशन सिस्टमेटिक है, ग्रोथ इन इकोनॉमी सिस्टमेटिक है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 20 देखो। करंट एवरेज मार्केट रिटर्न बीइंग पेड ऑन रिस्की इन्वेस्टमेंट इज 12%, रिस्की इन्वेस्टमेंट में 12%। करंट एवरेज मार्केट रिटर्न बीइंग पेड ऑन रिस्की इन्वेस्टमेंट इज 12%। TYU 20, बताओ, ये करंट एवरेज मार्केट रिटर्न बीइंग पेड ऑन रिस्की इन्वेस्टमेंट इज 12%, ये क्या है बच्चों? क्या है ये? RM, करंट मार्केट कंपेयर्ड विद 5% ऑन ट्रेजरी बिल, RF।
बीटा तो के ई निकाल दो, आर एफ प्लस, मैंने फॉर्मूला अच्छे से लिखा था ना, उसने तो बिल्कुल ऊट पटांग ऐसा बड़ा बड़ा करके दिखाता है कि बच्चे पढ़ते हुए भी घबरा जाए। सही बात बोल रहा हूं ना? 5 डायरेक्ट ही कर देते हैं, 5 प्लस 1.2 इंटू 12 माइनस 5, 13.4%। TYU21 पढ़ो क्या है? B company is currently paying a return of 9% on equity investment. If the return is currently 5% and the average return on market is 10.5, what is the beta of B company and what does this tell about the volatility of B return compared to those of market on average? अरे इस क्वेश्चन में आप समझिए, सेम क्वेश्चन है, यहां आपसे केई मांगा था, RM यहां पर गिवन है, RM गिवन है 10.5। अप्रोक्स मत कर भैया, तो ये अप्रोक्स वाला काम मत करा कर। 10.5 RF भी गिवन है 5.5, फिर अप्रोक्स कर दिया 5.5। बीटा गिवन नहीं है, बीटा निकालना है। और केई गिवन था कितना, 9 शायद, 9। बस फॉर्मूले में रख दो अब आप, केई 9 इज इक्वल टू RF 5.5 प्लस बीटा इंटू 10.5 माइनस 5.5। अच्छा, 10.5 में से 5.5 गया तो 5 आ गया, ये 9 में से इधर ये चला गया 5.5, तो 4.5 आ गया, तो 4.5 में 5 का डिवाइड लग गया, तो बीटा इज इक्वल टू 0.9 आ गया, यानी वॉलेटिलिटी मार्केट से कम है, 10% कम है। अरे समझ लो, 9 माइनस 4.5, 5.5 इज 4.5, 3.5। Just 7 आया आंसर। हाँ हाँ, गलत हो गया, ये 7 आएगा, 0.7। वो मैंने 9 माइनस 5.5 4.5 बोल दिया था, 9 माइनस 5.5 इज 0.3, 3.5, 3.5 डिवाइडेड बाय 5 इज 0.7, तो बीटा इज 0.7, तो लेस रिस्की है रही। ट्वेंटी टू पढ़ो जरा। Risk that cannot be diversified away can be described as अनसिस्टमेटिक रिस्क, सिस्टमेटिक रिस्क, बोलो क्या है?
जो आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते हो। अरे जवाब दो ना भाई। डाइवर्सिफाई करके आप कौन सी रिस्क कम कर देते हो? अनसिस्टमेटिक। सर तो कौन सी रिस्क डाइवर्सिफाई नहीं होती? सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक। Beta factor measure the systematic risk of a portfolio relative to market portfolio. Which of the following statement is true? पढ़ो। If beta is less than 1, the security is less sensitive to systematic risk than the market average. बिल्कुल सही। If beta is greater than 1, the security is less sensitive. No, is more sensitive. Second वाला गलत है। If beta is 1, the security exposure to systematic risk exactly matches the market average. Yes, बिल्कुल सही। थर्ड सही है। If beta is 0, the security is risk free. बिल्कुल सही है। तो 1, 3 और 4 बिल्कुल सही है। आंसर इज सी। तीन क्वेश्चन और है, कर देते हैं। 24 देखो। Phonic company has 10 million 25 cent ordinary share in issue with a current price of 175 cent come dividend. An annual dividend of 10 cent has been proposed. Annual dividend have been growing at a steady rate of 4% per year. वाह, ग्रोथ रेट दे दी। Company other major source of dividend is $2 million 8% irredeemable loan note with a market value of $120 per $100 nominal value. If foreign company pay corporate tax at a rate of 30%, what is the weighted average cost of capital that should be used for assessing project rounded to one decimal place? Equity debt 10 million 25 issued in current price at 175 come dividend, annual dividend 10 cent. तो 175 में से 10 हटा देना, 165 हो जाएगा। अब सीधा $1 million, तो 10 million इंटू 1.65 सेंट। अरे $1.65, 125 सेंट कम डिविडेंड है, 10 डिविडेंड लेस कर दीजिए, ये मार्केट वैल्यू आ गई इक्विटी की। दूसरा क्या बोल रहा है? कंपनी अदर मेजर सोर्स ऑफ फंड इज $2 million के। तो 2 million डिवाइडेड बाय 100 इंटू 120, ये दोनों की मार्केट वैल्यू निकाल दी मैंने। 100 नॉमिनल वैल्यू, 120 मार्केट वैल्यू, ये टोटल कर दो आप। ठीक है। अब यहां कॉस्ट ऑफ कैपिटल ई की तो आफ्टर टैक्स निकालनी है, तो के ई तो वैसे आफ्टर टैक्स होती है, के ई वही D1 अपॉन P0। D1 कितना है आपका, निकालना पड़ेगा। डायरेक्ट D0 लिख दूं क्या? हाँ लिख देता हूं, चलो। 10 सेंट यानी 0.1 इंटू 1 प्लस 0.04, ये D1 हो गया। D1 अपॉन 1.65 P0 एक्स डिविडेंड प्लस ग्रोथ 0.04। अब इतने बड़े हो गए कि मैं फटाफट कर सकूंगा। सो D1 आपका हो गया 10 सेंट का, 10 सेंट मतलब 0.1, 1.04, 4% बढ़ गया, तो 0.1 इंटू 1.04, ये करने के बाद डिवाइडेड बाय 1.65,
और उसके बाद प्लस 0.04, 10.30, दिस इंटू 100 है। 10.30% के ई। अब के डी निकाल दो। इररिडीमेबल है, क्या है? इररिडीमेबल। तो के डी इररिडीमेबल, तो मुझे निकालने होंगे 1 माइनस टी वाले। 8%, तो 8% को मैं 0.08 लिख दूं इंटू 1 माइनस टी। टैक्स रेट 30% डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू 120, 0.08 इंटू 0.7 डिवाइडेड बाय 120। बिल्कुल गलत कर दिया। 120 नहीं, हाँ 120 आएगा ना। इंटरेस्ट लिखना था, मैंने परसेंटेज में लिख दिया। 8 ही लिखना है, 8। तो 8 इंटू 8, $100 का 8% 8 होता है इंटरेस्ट, इंटू 0.7 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100 करके सीधा परसेंटेज में निकाल दो, 4.67%। ये हो गया 10.3 और ये हो गया 4.67। अब मैंने आपको तरीका सिखा दिया था। दिस इंटू 10.3, वेट निकालने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ये निकालो। दिस इंटू 4.67%, ये निकालो। इन दोनों को जोड़ो और यहां पर आप 1.82 डिवाइडेड बाय 18.9 कर दो, इंटू 100 कर दो, यानी 1.82 डिवाइडेड बाय 18.9 इंटू 100, 9.63%। 9.6 आंसर आएगा भाई। 63 है ना, तो ए आंसर आ जाएगा। The share of borrow company have a current market price of 74 cent x each dividend. Each x dividend है। It is expected that dividend in 1 year time will be 8. लो D1 दे रखा है। The required rate of return from dividend on this share is 16% per year. अरे वाह, अच्छी बात है। If the expected growth in future dividend is a constant annual percentage, what is the expected annual dividend growth? ग्रोथ मांग ली जी, मांग लिया, कोई बात नहीं जी। TYU 25, बच्चों समझना। P0 इज इक्वल टू 74। एक्स डिविडेंड दे रखा है, अच्छी बात है। D1 दे रखा है, 8 सेंट। ये 74 सेंट, ये 8 सेंट।
और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के ई दे रखा है 16। आपको सिर्फ फॉर्मूले में रखना है। के ई इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस जी, ये निकालना है। तो के ई कितना है आपका 16%, को आप 0.16 लिख दो। 0.16 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 74, दोनों ही सेंट्स में इसलिए घबराना नहीं, प्लस जी। सो जी को यहां ले जाओ, ये पूरा उठा के यहां ले जाओ। 0.16 माइनस 8 बाय 74, आंसर इज 5.2%। दिस इंटू 100, अप्रोक्सीमेट कर दो इसको आप, होम 5.2%। ये रहा आंसर डी। Which of the following statement are true? The cost of irredeemable debt is the post cost, हाँ ठीक है, टैक्स इंटरेस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ एक्स इंटरेस्ट मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। बिल्कुल सही आंसर है, जो आप पोस्ट टैक्स कॉस्ट की बात कर रहे हैं यहां पर, बिल्कुल। द कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेब्ट इज गिवन बाय द IRR ऑफ द कैश फ्लोज इन्वॉल्व। बिल्कुल सही, रिडीमेबल डेब्ट में हम IRR निकालते हैं, जो कैश फ्लो इन्वॉल्व होता है, जो आता है और जो जाता है। सही। द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कैलकुलेटेड बाय weighing the cost of individual source of finance according to their relative importance as a source of finance। बिल्कुल सही है, answer is all of the above। So friends, that is all about your chapter cost of capital। जरा बस ये लास्ट के 2-3 आंसर्स हमने क्रॉस चेक नहीं करे, वो क्रॉस चेक करा देता हूं। 9.6 आया था, बिल्कुल आया था। 5.2 आया था, बिल्कुल आया था। डी आया था, बिल्कुल आया था। और उससे पहले TYU 22 हमने कहा था सिस्टमेटिक रिस्क कैन नॉट बी डाइवर्सिफाइड अवे, बिल्कुल सही। 23rd का सी वो जो भी था। बीटा 0.7 आया था, बिल्कुल सही था। RF 13.4 आया था, RE बिल्कुल सही था। खत्म, चलिए जी। सो दैट्स ऑल फॉर द डे डियर फ्रेंड्स, एंड दैट्स ऑल अबाउट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छे से घर जाके पढ़िएगा आप लोग। गुड डे एवरीवन।